और 124 ए लगने वालों को राजनीतिक बंदी माना जाता था। अब वो क्रिमिनल की ही श्रेणी में आते हैं और हमें भी राजनीतिक बंदी का दर्जा नहीं मिला हुआ। और जिस जेल में हम लोग थे वहाँ पर अतीक अहमद, इसका आप लोगों ने नाम सुना होगा, जो फूलपुर से सांसद है, और उनके भाई अशरफ, विजय मिश्र जो सपा के समय विधायक हैं, ये सारे लोग थे जो कि राजनीतिक बंदी के तौर पर थे। तो उसका स्टेटस वैसा नहीं था, लेकिन उनको सारी फैसिलिटीज़ जो मिली हुई थी वो राजनीतिक बंदी की। और हम लोग राजनीतिक बंदी वहाँ नहीं थे। और जहाँ जितना मैंने जाना और पढ़ा है, ऐसे किसी भी बंदी को इस देश में राजनीतिक बंदी का दर्जा नहीं मिला हुआ, जहाँ तक मेरी जानकारी है। अगर वो तो कहीं वो तो अच्छी बात है। और इसके लिए हम लोगों ने काफ़ी जानकारी भी इकट्ठी की, पता किया कि क्या ऐसा हो सकता है कि नहीं। तो मैनुअल में इस तरह की कोई बात नहीं लिखी हुई है कि जिस पे यूएपीए लगा हुआ है या जिस पे 121 लगा हुआ है, क्योंकि वो आतंकवादी की श्रेणी में आता है, इसलिए वो राजनीतिक बंदी नहीं हो सकता है। तो एक तो पहली बात ये है। दरअसल ये भी एक साजिश है। आज़ादी के समय के दौर से देखेंगे तो जो दो तरह की धाराएं रही हैं आज़ादी के दौर में अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने वालों की, एक गांधीवादी धारा और एक भगत सिंह वाली विचारधारा, क्रांतिकारी धारा जो रही। तो आप गौर करेंगे कि जो गांधीवादी धारा के लोग थे उन पे जो अंग्रेजों ने कानून लगाया वो 124 ए लगाया, मतलब देशद्रोह का कानून लगाया। और जो क्रांतिकारी धारा के लोग रहे हैं, मतलब भगत सिंह, खुदीराम बोस और बंगाल चिटगांव विद्रोह के लोग जो रहे हैं, इन सब लोगों पे 121 ए लगाया या 121 ए लगाया, मतलब आतंकवादी वाला लॉ लगाया है। तो इन सारे लोगों को उस तरह का ट्रीटमेंट कभी मिला ही नहीं जेल में। और एक किताब है एजी नूरानी की, इंडियन पॉलिटिकल प्रिजनर, उसमें भी इन सब चीज़ों को जाना जा सकता है कि कैसे उन लोगों पे केस चलाया गया, कितनी बुरी तरह से रखा गया और किस तरह से उनका ट्रीटमेंट उन लोगों को वहाँ पे किया गया। और दूसरी तरफ 124 ए वाले थे जो गांधीवादी धारा के लोग थे, उनको जेल में पूरा सम्मान मिलता था, फिर भी मिलता था, अंग्रेजों का समय था फिर भी। और वही स्थिति आज भी है, 121 वालों को आतंकवादी ही माना जाता है। और हमारे लिए भी अखबारों में वही निकलता रहा इलाहाबाद में हर बार कि आतंकवादी, माओवादी, उग्रवादी, इसी तरह के पे लगाए जाते थे। ये तो एक है उदाहरण। लेकिन जेल के अंदर अगर बोले तो जेल के अंदर एक अलग तरह की पूरी दुनिया है, मतलब वो भी एक समाज का हिस्सा है, लेकिन अपने आप में वो पूरी एक दुनिया है जहाँ पे गुंडे, बदमाशों और अपराधियों की चलती है। और वहाँ पे भी शोषित और शोषक तबका है। और वहाँ पे अगर आप बोलेंगे कि आपके ऊपर 121 ए लगा है तो आपका बहुत सम्मान होगा। अगर आप वहाँ बोलेंगे कि आप पे गुंडा एक्ट लगा है तो आपको बहुत सम्मान होगा। तो वहाँ पर दरअसल हम जो है सब गुंडों में सबसे बड़े गुंडे थे हम लोग और इस रूप में हमसे लोग डरते भी थे। और जेलर और सुप्रिंटेंडेंट वगैरह सीधे हमारे सामने कुछ पंगा लेने से बचते भी थे। तो ये सबके साथ ये स्थिति नहीं है, मुझे पता है। बाकी जगहों पे बहुत लोगों को बहुत टॉर्चर किया है, जिन लोगों जो इस आरोप में जेल में बंद है। लेकिन नैनी सेंट्रल जेल में हम लोगों के साथ जो है ये इत्तेफाक कहिए या जो भी इसकी वजह हमें बहुत ज़्यादा नहीं समझ में आई, लेकिन वहाँ पे सीधे जेलर या सुप्रिंटेंडेंट सीधे हम लोगों से आमना सामना करने में थोड़ा सा डरते थे। वो दूसरे तरीके अपनाते थे। जैसे उन्होंने एकदम शुरुआत में LIU की उपस्थिति में, क्योंकि हमारी मुलाकात होती थी, LIU वाले आ जाते थे, उसके बाद करके लोगों को अंदर बुलाया जाता था, तब हमारी मुलाकात होती थी। वो चाहे जितनी भी देर में आए, अगर देर में आएंगे तो घर वालों को देर से बुलाया जाएगा और उतनी ही हमारा मुलाकात का समय उतना ही कम हो जाएगा, कितनी भी रिक्वेस्ट की जाए। तो और जब LIU वाले नहीं आएंगे तो हमें मुलाकात रोक दी जाती थी। एक बार ऐसा हुआ था कि हमारी मुलाकात रोक दी गई। उसके 2-3 ही दिन बाद हमारी पेशी थी, तो हमने कोर्ट में इसके खिलाफ एप्लीकेशन दिया कि मतलब बिना कारण के किसी भी नियम का हमारे घर वालों ने उल्लंघन नहीं किया, जो नियम कानून है उसी के तहत आते हैं, फिर भी हमारी मुलाकात क्यों रोकी गई। तो तुरंत उनसे जवाब तलब किया गया सुप्रिंटेंडेंट से, और हमारा एप्लीकेशन भेजा गया कि ऐसा क्यों किया जा रहा है। तो उसके बाद से उनको जवाब देना पड़ा क्योंकि इसका, इसलिए उनको एक बात ये समझ में आ गई कि अगर इन लोगों के खिलाफ इस तरह का कुछ किया तो ये लोग कोर्ट में जा सकते हैं। इसके अलावा वो लोग शुरू में, मैंने जेलर से भी कहा, सुप्रिंटेंडेंट से भी कहा कि जो वहाँ अखबार जाता था वो बहुत ही खराब अखबार जाता था, महिला बैरिक में जाता था। पुरुष बैरिक में बहुत सारे अखबार जाते थे, पर महिला बैरिक में हिंदी का एक अखबार जाता था जो बिल्कुल लोकल था। तो उसके लिए मैंने बहुत बार कहा, बहुत लोगों से कहा कि अंग्रेजी का अखबार जाया करे और एक हिंदी का। तो उसके लिए वो सीधे सीधे मना नहीं करते थे,
लेकिन कुछ ना कुछ बहानेबाजी करते थे, नहीं देखिए 100 लोगों पे एक अखबार का है और ऐसे नहीं हो पाएगा, आपको करना पड़ेगा, मतलब बहानेबाजी ही करते रहते थे, ठीक है कर देंगे ये सब। फिर वहाँ पे एक बार सीजीएम आए तो सीजीएम से मैंने कहा कि ये लोग नहीं कर रहे हैं और अखबार तो हाँ, तो उस बीच में जज के पास भी गई। जो पहले वाले जज थे वो थोड़ा मतलब डरते थे शायद एक केस वालों से या जो भी है। वो सोचिए उन्होंने एक अखबार के लिए भी नहीं लिखा। अखबार के लिए मैंने एप्लीकेशन दिया जब, तो उन्होंने कहा कि हमारे जुरिस्डिक्शन में नहीं आता है, ये हमारे अधिकार क्षेत्र में नहीं है, इसलिए हम अखबार के लिए अपने जेलर से ही बात करिए या जेल अथॉरिटी से ही बात करिए। तो फिर लगा कि अब तो कुछ भी नहीं हो सकता है अखबार के बगैर भी। तो घर वाले जब लोग जाते थे तो वो उतने दिन का अखबार लेके जाते थे, तो उसको खैर नहीं रोका जाता था, तो उससे काम चलता रहा। लेकिन फिर लगभग 3 या 4 महीने बाद सीजीएम वहाँ पे कुछ दिन पे परेड बोलते हैं उसको, इंस्पेक्शन के लिए आते हैं वो लोग। तो जब सीजीएम आए तो उनसे मैंने कहा कि अखबार मतलब एक ही मांग है केवल मेरी, और वो भी ये लोग नहीं मान रहे हैं अखबार के लिए। तो उन्होंने तुरंत फिर कर दिया कि अखबार अलाउ करते हैं। तो एक हिंदी का और एक, उसमें भी ये था कि जो अखबार जेल में जाते हैं उसी में से आपको चुनना है। तो उसमें मैंने 2 अखबार चुन लिए थे, फिर वो मुझे बात तक जाते। उसमें भी फिर ये होता था कि वो क्योंकि पहले पुरुष बैरिक में आता था तो कभी 2:30 बजे मिल रहा है, कभी 3 बजे मिल रहा है, तो उसके लिए थोड़ा लड़ना भिड़ना ये सब मतलब करना ही पड़ता था। इस तरह से वो लोग मतलब टॉर्चर करते रहते थे। कभी मुलाकात रोक दी, अखबार नहीं दे रहे हैं, या फिर जो है शुरू में तो सारे सिपाही को बोल दिए कि देखो वो देशद्रोही है तो उस पर थोड़ा नज़र रखना। तो वो उसने सारे बंदियों से कह दिया। उसी बीच मेरे जैन साहब मुझसे मिलने गए थे, तो उन्होंने मुझे याद नहीं आ रहा है, उन्होंने कहा था कि एक एप्लीकेशन तुम लिख लेना और अगली बार पेशी पे लेते आना। मेरे पास कागज़ और पेन नहीं था, तो मैं वहाँ पे जो टीचर है जो बच्चों को पढ़ाने के लिए रखी गई है, बच्चों को नहीं महिलाओं को पढ़ाने के लिए, उनसे मैंने कहा तो उन्होंने कहा नहीं आपको यहाँ से कुछ नहीं मिलेगा। फिर वहाँ की जो हेड वार्डन है उससे कहा तो वो उसने साफ मना कर दिया, और मेरे सामने ही बाकी लोगों से कहा कि देखो भाई ये देशद्रोही हैं ये, और इनको तुम लोग कागज पे कुछ देना वेना नहीं। और उसका कारण ये था, वो ऐसा नहीं बोलती, लेकिन उसका कारण ये था कि वहाँ पर जेल के अंदर जब भी मुलाकात आती है किसी की, तो हर मुलाकात के बाद उससे पहली मुलाकात में 50 रुपये और बाकी हर मुलाकात में 20-20 रुपये वसूले जाते हैं। तो ये मुझे पता चल गया था, और पहली मुलाकात जब मेरी आई तो उन्होंने मेरे से भी मांगा। तो मैंने कहा कि देखिए मैं इस तरह का पैसा नहीं दूँगी और आइंदा मुझसे इस तरह के पैसे मत मांगिएगा। तो वो बोल तो कुछ नहीं पाई, लेकिन उसका बदला वो इस तरह से निकाल रही थी कि ये देशद्रोही है और इस तरह की खबरें फैलाना। फिर वहाँ पे क्योंकि कोई पढ़ा लिखा नहीं है, तो जो अखबार जाता था लोकल, वो हम लोगों को इस तरह से बहुत प्रोजेक्ट करता था कि आतंकवादी, तो वो पढ़ के लोगों को, उसके पहले कभी वो अखबार नहीं सुनाती थी, लेकिन वो पढ़ के सबको सुनाती थी, देखो इनके बारे में ये निकला है, इनके बारे में ये निकला है। लेकिन ये है कि अंततः जो है लोग भी जज करते हैं। तो सिपाही का एक दूसरा वर्ग था वहाँ पे और बंदियों का एक दूसरा वर्ग था, इसलिए कुछ दिन बाद उन लोगों को समझ में आ गया। और जो वहाँ के नंबरदार थे वो उनसे उनको उकसाना, तो वो लोग पूछते थे कि आप किस केस में आई हैं, तो मैं जानबूझ के उन लोगों को बताती थी कि मैं सरकार के खिलाफ एक केस में आई और सरकार से मेरी लड़ाई थी इसलिए मैं। तो उनको लगता था, जो नंबरदार थे वहाँ के, उनको ये लगता था कि बाप रे इतनी लड़ाई अगर सरकार से ये तो इससे लड़ना ठीक नहीं है। तो एक इस तरह का माहौल शुरू में बनने लगा, और फिर उसका फ़ायदा उसके बाद हमें कुछ नहीं करना पड़ा। उसका फ़ायदा तो हम लोगों को बहुत दिक्कत मिलता रहा, तो जेलर से और वहाँ के जो स्टाफ था उससे, बंदियों से फिर हम लोगों का बाद में शुरू में जो डराया गया उनसे बहुत अच्छा रिश्ता हमारा था। लोगों ने मुझसे फिर पढ़ना शुरू किया, वहाँ की जो टीचर थी वो पढ़ती नहीं थी, लेकिन पढ़ाने के लिए भी काफ़ी रोक टोक हुई। तो रात में हम लोग पढ़ने पढ़ाने का काम करते थे, ज़मीन पे चाकू लोग वहाँ से लेके आते थे और ज़मीन पे लिखना पढ़ना होता था। बच्चे वहाँ के जो थे, जो औरतें थी उनके बच्चे थे, उनसे बहुत अच्छा रिश्ता बना, और वो लोग उल्टा ही फिर बताने लगे, मतलब जो मेरे खिलाफ भड़काया गया था जो लोगों को, वो लोग मेरे पक्ष में आ गए और उनके खिलाफ हो गए। फिर सारा मामला ही उन लोगों का उलट गया। उसके बाद तो फिर वो और भी बचने लगे पढ़ने से। फिर उसके बाद फिर सब चीज़ें ठीक ठाक हो गई, हम लोग भी दबंग हो गए, वहाँ के सब चीज़ें समझ में आने लगी, कैसे क्या चीज़ मैनेज करनी है वो समझ में आने लगी। उसके बाद फिर लगभग चीज़ें ठीक ठाक रही। बस महिला बैरिक में एक चीज़ की कमी हल्की थी, जैसे वहाँ पे कोई इशू है तो किस पे बात करें, मतलब एक जो आदत है किसी भी मुद्दे पे बात करने की, या उस पर, या कई बार ऐसा होता था कि
मुझे बहुत बुरा लगता था